दोपहर के 2 बजे का वक्त होता है और बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। आरती देवी अपने घर में अकेली होती है, वो सोचने लगती है कि सारे कपड़े भीग जाएँगे, अगर मैंने उन कपड़ों को नहीं उठाया। और इसके बाद आरती देवी बाहर से वो सारे कपड़े उठाने के लिए चली जाती है। सारे कपड़े भी भीग जाते हैं, आरती भी भीग जाती है। इसके बाद आरती अपने कमरे में आकर अपने कपड़े बदलना शुरू कर देती है। तभी उसका भांजा सौरव स्कूल से छुट्टी पूरी होने के बाद घर पर लौट आता है। सौरव बिना दरवाजा खटखटाए कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। सौरव की नजर जब अपनी मौसी पर पड़ती है तो सौरव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन सौरव की जो मौसी आरती होती है, सौरव को देखकर मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने कपड़े पहन लेती है। दोस्तों, लेकिन सौरव के दिमाग में तो बस ऐसा दृश्य छप चुका था जिसको देखने के बाद सौरव अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा समय गुजर जाता है तो उसकी मौसी आरती देवी अपने भांजे सौरव को अपने उसी कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद सौरव और आरती के बीच क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज रोमांचक कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत शहर से। और इसी पानीपत शहर के अंदर एक नया दंपत्ति जोड़ा रहता है जिसमें पति का नाम वैभव होता है, पत्नी का नाम आरती होता है। दोनों की शादी को लगभग 2 हफ्ते का वक्त ही गुजरा था। तभी उसकी पत्नी आरती देवी अब अपने पति वैभव की कमजोरी को समझ जाती है। उसका पति वैभव रात के समय में उसको वो खुशियां नहीं दे पाता था जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए थी। आरती देवी जवान थी, खूबसूरत थी। आरती अब अकेलापन महसूस करने लगती है। वह सोचने लगती है कि उसका पति उसके लायक नहीं है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद वैभव का तबादला पानीपत से हरियाणा के झज्जर इलाके में हो जाता है। वैभव नौकरी करने वाला नौकरी पेशा व्यक्ति होता है। और जैसे ही वैभव का तबादला झज्जर में होता है तो वैभव अपनी पत्नी को कहना लगता है कि झज्जर में जो है कमरा अगर हम किराए पर लेते हैं, घर किराए पर लेते हैं तो काफी महंगा पड़ेगा। और तुम ऐसा करो, यहीं पर पानीपत पे अपने घर में ही रहना शुरू कर दो और मैं 1-2 महीने में जो है कभी कभार आ जाया करूंगा। आरती परेशान हो जाती है, वह पहले ही परेशान थी। और इस तरह से दोस्तों वैभव जो है नौकरी करने के लिए झज्जर में चला जाता है। वहां रहकर वो नौकरी करना शुरू कर देता है। आरती देवी अपने घर में अकेली रहती थी, दिन भर काम काज किया करती थी। फिर उसका जो है वक्त घर पर अकेली का नहीं गुजरता था। अब इसके बाद आरती देवी सोचने लगती है कि घर में छोटे-मोटे कामकाज भी होते हैं और उनके लिए भी मुझे जो है बाहर जाना पड़ता है। क्यों ना मैं अपने भांजे सौरव को अपने घर पर बुला लूं। और इस तरह से अब जो आरती देवी होती है वो अपनी बड़ी बहन सोनिया के पास फ़ोन कॉल करती है और उसको कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, सौरव को मेरे घर पर भेज दो और सौरव आगे की पढ़ाई यहीं पर रहकर करेगा। मेरे घर में मुझे छोटे-मोटे काम-काज होते हैं, वो भी करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर अगर वो रहेगा तो घर के काम-काज भी कर लिया करेगा और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर लिया करेगा। और इस तरह से आरती की बड़ी बहन सोनिया अपने बेटे सौरव को अब आरती के पास भेज देती है। जैसे ही सौरव अपनी मौसी आरती के घर पर पहुंचता है तो इसके बाद आरती देवी उसका एडमिशन अपने गांव के ही यानी अपने शहर के ही स्कूल में करवा देती है। और सौरव अब हर रोज स्कूल में पढ़ने जाया करता था, घर पर लौट आया करता था। आरती देवी भी खुश होती है कि घर के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सौरव कर दिया करता था। लगभग दोस्तों 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। इस यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें दोपहर के 2 बजे का समय होता है, काफी बूंदाबांदी हो रही होती है। आरती देवी अब सोचने लगती है कि बाहर बारिश हो रही है, क्यों ना बाहर से सारे कपड़े उठा लिए जाए, नहीं तो वो सारे कपड़े भीग जाएंगे।
और इस तरह से आरती उन कपड़ों को उठाने के लिए जैसे ही बाहर चली जाती है तो बारिश और भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण कपड़े भी भीग जाते हैं और आरती भी काफ़ी भीग जाती है। और इसके बाद दोस्तों आरती देवी अपने कमरे में अपने कपड़े बदल रही होती है। तभी सौरव घर पर पहुँच जाता है क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सौरभ जैसे ही बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी नज़र उसकी मौसी आरती पर पड़ जाती है। आरती उस समय अपने कपड़े बदल रही होती है और सौरभ को कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जो उसको नहीं देखना चाहिए था। सौरव की नीयत वहाँ पर खराब हो जाती है। साथ में उसकी मौसी आरती की भी नीयत डोल जाती है। आरती मुस्कुराते हुए, हँसते हुए अपने कपड़े बदल लेती है और कपड़े बदलने के बाद इसके बाद सौरव को खाना खिलाती है। और खाने के बाद सौरव जो है बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी मौसी आरती देवी उसको कहने लगती है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश है, तुम घर में ही रहो और मेरे साथ अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें करो। और इस तरह से फिर आरती देवी अपने भांजे के साथ मीठी-मीठी बातें करने लगती है और ऐसी बातें करती है कि जिससे सौरव के मन पर कुछ ऐसा खराब असर पड़ने लगता है कि जिससे सौरव उसकी तरफ खींचने लगता है। और इस तरह से आरती देवी अब अपने भांजे सौरव को कहने लगती है कि तुम आज का समय जो है मेरे साथ व्यतीत करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सौरव भी जवान था, वो मान जाता है और इसके बाद आरती सौरव को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे के अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। ये गलत रिश्ते हर तीसरे चौथे दिन बनने लगते हैं और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें ये महिला आरती देवी प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद इसका पति इसके घर पर आता है और जैसे ही इसका पति वैभव देखता है कि उसकी पत्नी तो प्रेग्नेंट है, वैभव और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वैभव सोचता है कि ये बच्चा उसका है, लेकिन ये बच्चा उसका नहीं होता है। इस बात के बारे में तो सिर्फ आरती देवी ही जानती थी कि उसका जो गर्भ है या उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है। दोस्तों यहाँ पर वैभव 2-4 दिनों के लिए घर पर रहने के लिए आया था, लेकिन वैभव नहीं जानता था कि उसकी पत्नी आखिरकार उसके साथ क्या करने वाली है। जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजर जाता है, तीसरी रात आ जाती है, लेकिन आज दिन में ही जो आरती देवी है अपने भांजे सौरव के साथ एक प्लान बना चुकी थी। जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो वैभव अपनी पत्नी आरती देवी के साथ अपने बेडरूम में लेट जाता है। रात के लगभग 11 बजे का समय हो जाता है। वैभव को गहरी नींद आ चुकी होती है। इसके बाद वैभव की पत्नी आरती देवी अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने भांजे सौरव को जगाती है और सौरव को कहती है कि आज हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। हम इस वैभव का काम तमाम कर देते हैं। ये बीच का रोड़ा जो है इसको बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद जो आरती देवी होती है वो अपने रसोई घर में जाती है, वहां से चाकू उठाकर लाती है और इसके बाद सौरव और आरती दोनों इस वैभव के कमरे में जाते हैं। इसके बाद वैभव के मुंह पर जो है तकिया रख लिया जाता है और इसके बाद दोस्तों जो ये इसकी पत्नी होती है आरती देवी उस चाकू के साथ सबसे पहले तो उसकी गर्दन को काटती है। गर्दन काटने के बाद उसका लिंग भी काट देती है और ये सब करने के बाद दोस्तों उसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े किए जाते हैं। और इतना सब करने के बाद दोस्तों अब उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात के 11:30 बजे का वक्त होता है। सौरव और आरती उसकी लाश के टुकड़ों को बोरियों में भरते हैं। बोरियों में भरने के बाद आंगन के अंदर चले जाते हैं, यानी उनके घर के पीछे एक आंगन होता है, वहां पर चले जाते हैं। वहां पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही दोनों गड्ढा खोद रहे होते हैं तो वहां पर एक चौकीदार आ जाता है जिसका नाम दिनकर नाथ होता है, जो कि एक शराबी व्यक्ति होता है। शराब पीकर रात को जो है गांव में चौकीदारी का काम किया करता था। उसकी नजर जब इन दोनों पर पड़ती है तो चौकीदार दिनकर नाथ वहीं पर पहुंच जाता है और फिर इसके बाद वह आरती देवी को पहचान लेता है। दोस्तों इस तरह से ये दोनों ही वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन दिनकर नाथ जब बोरियों में देखता है कि वहां पर लाश के टुकड़े बोरियों में भरे हुए थे, दिनकर नाथ नजदीक के पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है, मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जब मौके पर पहुंच जाती है तो पुलिस देखती है कि बोरी के अंदर लाश के टुकड़े होते हैं
और इसके बाद दोस्तों दिनकर नाथ जब पूरी कहानी पुलिस को बता देता है तो पुलिस फिर आरती देवी और उसके भांजे सौरव को गिरफ्तार करती है, पुलिस थाने में ले जाती है। दोनों की खूब पिटाई की जाती है। पिटाई के बाद आरती देवी तोते की तरह अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पूरी दास्तां पुलिस के सामने बता देती है। वह कहने लगती है कि मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने अपने रिश्ते अपने भांजे के साथ ही बना लिए। अब वो हमारे बीच में जो है एक रोड़ा बन चुका था, इसलिए हम दोनों उसको खत्म करना चाहते थे। और इसके बाद पुलिस आरती देवी और सौरव के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। दोनों पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 8 महीने का वक्त गुजरने के बाद आरती देवी को 10 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसके भांजे की कम उम्र को देखते हुए उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और इस तरीके से दोस्तों आरती देवी ने अपने भांजे सौरव के साथ मिलकर अपने पति का जो है काम तमाम कर दिया था, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, आपको सतर्क करना है। तो मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।